हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम लोग अध्याय 3 आंकड़ों के प्रबंधन का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये ही जान लेते हैं कि आंकड़े आखिर होते क्या हैं। आप हर दिन टेलीविज़न में, पत्र में या पत्रिकाओं में हमेशा आंकड़े सुनते रहते हैं कि यहाँ के आंकड़े ऐसे हैं, वहाँ के आंकड़े ऐसे हैं। तो आखिर आंकड़े होता क्या है? देखिए, हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि यदि आपकी कक्षा के छात्रों की संख्या है तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि कितनी तो उसमें लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। तो क्या है, ये सब आंकड़े हैं। या आप अपने घर का खर्च ले लीजिए, या आपके शहर की जनसंख्या ले लीजिए, या फिर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ले लीजिए, या फिर आप कोई भी गेम खेलते हैं उसका स्कोर ले लीजिए। तो हमने इसमें क्या नज़र आ रहा है, सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर या संख्या के फॉर्म में होते हैं वो सारे हमारे डाटा होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है अगला टॉपिक, प्रबंधन, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन आखिर क्या होता है। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, यदि हम इसे इस तरह से अरेंज कर दें कि उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सके तो हम उसे आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आंकड़ों का संग्रह, डाटा फीड। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसके आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम आंकड़ों के संग्रह से उसकी सटीक और स्पष्ट जानकारी नहीं ले सकते हैं। उसकी सटीक और स्पष्ट जानकारी लेने के लिए हम लोगों को उस आंकड़ों को तालिकाबद्ध करना होगा। तो हम उसको डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आंकड़ों का संगठन कहते हैं। आंकड़ों का संगठन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आंकड़े दिए हुए होते हैं हम उनको तालिकाबद्ध कर लेते हैं। तालिकाबद्ध करने के लिए क्या शर्तें हैं कि हम उस तालिका में जो अंक दिए हुए हैं या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम व अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि यदि हमारी छोटी संख्या पहले आएगी और फिर बढ़ती बढ़ती सबसे लास्ट में बड़ी संख्या आएगी, यानी छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, तो ये हमारा आरोही क्रम होता है। और अवरोही क्रम क्या होता है, यदि हमें कोई संख्या दी हुई होती है, बड़ी संख्या को हम पहले लिखते हैं और उसको लिखते लिखते छोटी संख्या पर आ जाते हैं, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर को हम लोग अवरोही क्रम लिखते हैं। जब हम इसको तालिकाबद्ध करेंगे तो ये नियम हमारा फॉलो होगा। आप इन दोनों में से कोई भी क्रम लिख सकते हैं, या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डाटा फीड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को समझेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर हमने। अध्यापक यह जानना चाहता है कि गणित के बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा। वह छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को इस प्रकार लिखता है। ये अंक लिए गए हैं जिसमें बच्चों ने गणित विषय में प्राप्त करे हैं। ठीक है, 25, 30, 45, 29, 48, 12, 18, 31, 37, 21। लेकिन इन अंकों से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस बच्चे के अंक ज़्यादा हैं, किसके अंक कम है, किस बच्चे को मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा है और किस बच्चे पर मेहनत कम करनी पड़ेगी अध्यापक को। तो ये सटीक जानकारी लेने के लिए हम लोग आंकड़ों का संगठन कर देंगे, और आंकड़ों का संगठन करने के लिए एक तालिका बनाएंगे जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तालिका की वही शर्त रहेगी कि या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए, जो हमें ये गणित के अंक प्राप्त हुए हैं हमने इनको तालिकाबद्ध कर लिया है। पहले हमने नाम सहित और कितने में से प्राप्त हुए हैं अंक ये लिख लिए हैं। देखिए, ये 10 बच्चों के अंक हैं और 10 बच्चों के नाम हमने यहाँ पर लिखकर जिसके जितने अंक आए हैं उसके आगे उतने ही लिख दिए हैं। तो हम इस तालिका को देखकर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि जो ममता स्टूडेंट्स हैं, छात्रा है, उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे हैं और जो साहिल है उसने सबसे कम अंक प्राप्त करे हैं। तो
अध्यापक को इस बच्चे पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें जो है किसी भी आंकड़े को सारणीबद्ध करके उसकी सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कुछ आंकड़े हैं जो हम सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। देखा होगा आपने, जो स्कूल का रजिस्टर है, आपकी जो सुबह अटेंडेंस होती है, या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड है, अभ्यास पुस्तिका है, क्रमानुसार सूची है, या फिर कोई भी रिकॉर्ड है जैसे टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, ये सब हम लोग तालिकाबद्ध यानी कि टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमें उसकी स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। इसी को ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं, आंकड़ों का संगठन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता तो कई तरीके से है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 2 तरीके से है, एक तो तालिकाबद्ध है और एक दंडालेख है यानी कि बार ग्राफ है। एक तो एकल है और एक दोहरा दंडालेख है। तो पहले हम लोग तालिकाबद्ध देखेंगे, किस तरह से करेंगे डाटा को अरेंज। देखिए, तालिकाबद्ध को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में, देखिए खेले गए फुटबॉल के मैचों की संख्या दे रखी है, और जीतने के अंतर में इन गोल्स, जो जीतने के अंतर होते हैं वो किस चीज़ से होते हैं, फुटबॉल के गेम में गोल्स होते हैं, उसमें निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। देखते हैं कैसे। पहले हम लोग जीतने का अंतर लिखेंगे, फिर मिलान चिन्ह लिखेंगे, फिर मैचों की संख्या लिखेंगे। देखिए मिलान चिन्ह इसमें इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसमें देखेंगे। पहले जीतने का अंतर देखेंगे, हम देखते हैं इसमें 1 संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो जीतने के अंतर हम साफ साफ यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पर 6। ठीक है, अब हम एक जितने भी हैं ये हम लाइन से यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखते चले जाएंगे। पहला देखते हैं हम, ये 1 है, ठीक है, ये जीतने का अंतर क्या है, 1 है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मिलान चिन्ह के लिए इस तरह से कर देंगे। फिर 3 है, ध्यान से देखते चले जाएंगे इसलिए हो जाएगा। 1 यहाँ पर लिख देंगे। 2 है तो 2 वाले उसमें लिख देंगे इसको, 1 है। 5 है तो 5 का कॉलम देखिए यहाँ पर है और 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए दोबारा से 1 का नंबर आ चुका है, तो हम ये जो जीतने का अंतर है हम 1 वाले में ही लिखेंगे, तो ये 2 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 4, तो 4 हमारा यहाँ पर है। फिर है 6 हमारा सबसे नीचे है, हम इसी तरह से करते चले जाएंगे, इजी हो जाएगा। 2 है, 2 में फिर से 1, फिर 5 आया है, 5 के आगे भी एक डंडा ऐसे लगा देंगे। फिर 2 देखिए 3 बार है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बार करेंगे, 1, 2। ठीक है, अब देखिए जब ये 4 हमारी ये लाइंस पूरी हो जाती है ना, 5वीं को लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे काट देते हैं, तो ये हमारा 5 का मिलान चिन्ह हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया। फिर 4 देखते हैं, यहाँ पर 1, फिर 1 आया यहाँ पर ये, फिर 2, फिर यहाँ पर देखिए ये जब 5 हो जाता है ना, इसके आगे एक डंडा ऐसे लिख देते हैं। फिर 3 इस तरह से खींचिए, 1 1 2 बार है, तो देखिए 1 1 यहाँ पर एक तो ये आ गया और दूसरी बार के लिए काटा होगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 2 है, 2 में फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, फिर 3 है, इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। फिर 2 है यहाँ पर, फिर 6 है, देखिए 6 को हम लोग 6 के अंतर पर लिखेंगे। फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 2 में यहाँ पर 4 आ गया है। फिर 1 है, भी ध्यान रखिए 1 में 2 लगातार हैं। फिर 4 है, 4 पर आ जाएंगे, ऐसे यहाँ तक आ गए हम लोग। फिर है यहाँ पर 2 में देखिए 4 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वें में हमको काटना ही काटना है। ठीक है, तो ये 5 का इस तरह से मिलान चिन्ह हो जाता है। फिर 1, फिर 5 आया है, 5 में देखते हैं यहाँ पर
3 हो गए हैं 5 में। 3 3 2 टाइम्स है। अब देखिए ये यहाँ पर 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 के लिए हमको काटना पड़ता है और जो अगला है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर 2 आएगा, देखिए 2 वाले में फिर एक डंडा ऐसे आएगा, फिर 3 है, 3 वाले में एक और खींच देंगे। 2 है, फिर 2 वाले में यहाँ पर खींच देंगे, फिर 4 है, 4 में आएंगे, देखिए 4 में भी ये कंडीशन हो रही है, 4 हो रहे हैं तो 5 के लिए हम लोग इसको काट देंगे। 2 आ गया है, फिर से यहाँ पर लिख देंगे, फिर 1 है, 1 वाले में खाने में ऐसे लिख देंगे और 2 वाले में फिर से यहाँ पर ऐसे। देखिए ये मिलान चिन्ह को लिखने का इस तरह से तरीका है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पर मैचों की संख्या काउंट करेंगे कि एक के अंतर पर वो कितने जीते थे। यहाँ पर 5 इसको काउंट करेंगे और ये 4 ये हैं तो यहाँ पर 9 आ गए हैं। 5 इसको इजी होता है काउंट करना, 10 और ये 4 यहाँ पर हो गया ये 14। यहाँ पर देखिए 5 है और ये 2 है, ये हो गया 7। ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, देखिए। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योग। ये कितने हैं? 40 मैचों की संख्या है। आप इसको गिनेंगे और ये मैचों की संख्या यहाँ पर निकल कर आ गई है। देखिए ये तालिकाबद्ध है और हमें मिलान चिन्ह यहाँ पर मेन है, ठीक है। 5 यहाँ पर बस कटेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। 2 तरह के हैं आपके कोर्स में, एक सिंगल बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ। इसको बारी बारी से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए हमने जो है विद्यार्थी लिए हैं और 2 तरह की परीक्षा साल में हुई है, एक छमाही और एक वार्षिक। छमाही परीक्षा के अंक दे दिए गए हैं और वार्षिक परीक्षा के अंक दे दिए गए हैं। और पूछा क्या है, गणित विषय में छमाही परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के कितने अंक बढ़े या घटे, हमें ये बार ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा खींच ली है और एक वर्टिकल यानी कि खड़ी रेखा खींच ली है। अब हम इन अंकों और विद्यार्थियों को देखते हुए हम इन पर दर्शाएंगे और स्केल लेंगे कि 1 इकाई अंक लिया है यानी कि एक बॉक्स लिया है मैंने 5 अंक के बराबर। आप ये सवाल को देखते हुए ले सकते हैं। यदि संख्याएं छोटी दी हुई हैं तो 1 2 3 4 करके भी ले सकते हैं और यदि संख्या का नंबर ज़्यादा है तो आप एक बॉक्स को 10 15 20 कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो बॉक्स आपने पहली इकाई पर मांगना है वही दूसरे पर होगा, मतलब समान दूरी पर होंगे। इसी तरह से जो ये क्षैतिज रेखा है इस पर भी समान दूरी पर ही होंगे। देखिए 2 बॉक्स के बराबर लिया है तो हर एक जो पूरी लाइन है मैंने समान भागों में बांट ली है और जो माना है मैंने, जो ये रेड से शो किया है वो छमाही अंक दर्शाएंगे और जो ब्लू से है वो वार्षिक अंक को दर्शाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले दिया है हमें छमाही अंक, स्वाति है, स्वाति के अंक कितने मिले हैं, 20 मिले हैं, तो स्वाति यहाँ पर है और 20 अंक हमारे यहाँ पर बैठते हैं। तो हम लोग आलेख से जो है 20 तक इसको बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। इस तरह से ये बार ग्राफ को दर्शाएगा। दूसरा है हमारा अनु। अनु को मिले हैं छमाही में 30 अंक मिले हैं, तो बार ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे उसको, अनु है और उसको 30 अंक तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है, और इसको दर्शा देंगे। देखिए ये बार ग्राफ के थ्रू इस तरह से हमने रेड से दर्शा दिया है। ये छमाही अंक को दर्शा रहा है। साइम के 25 अंक हैं तो 25 यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा। तो बार ग्राफ में हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे रेड से डिनोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मंतसा। मंतसा पर ले जाएंगे और उसके 40 मार्क्स हैं तो 40 पर यहाँ पर आ रहा है ये 40, तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे। ये बार ग्राफ को बनाने का तरीका है। इस तरह से हम लोग बार ग्राफ को बनाएंगे। नेक्स्ट है इसमें क्षमा। क्षमा के 10 मार्क्स आए हैं, क्षमा यहाँ पर है और 10 हमारा यहाँ बैठता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्षमा के मार्क्स आ जाएंगे।
देखिए यदि हम इसको इतना दर्शाते हैं तो ये हमारा सिंगल बार ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही इंफॉर्मेशन को पूरे बार ग्राफ पर दर्शा दिया गया है। अब इसमें यदि एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाए तो वो हमारा डबल बार ग्राफ हो जाएगा। यानी छमाही अंक तो दर्शाए हैं हमने, हम इसमें वार्षिक अंक भी दर्शा दें। तो देखते हैं, स्वाति के वार्षिक में आए हैं 30 अंक। तो 30 अंक कहाँ पर है? यहाँ पर है। और हमें दर्शाना किस चीज़ से है? ये हमें ब्लू पेन से दर्शाना है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसको यहाँ तक लेकर चले जाएंगे ऊपर तक और ये यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वाति का वार्षिक अंक को दर्शा रहा है। अन्नू के हैं 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स हमारे यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्केल के थ्रू इसको नीचे तक लेकर चले जाएंगे और ये हमारा दर्शा देगा वार्षिक अंक को। नेक्स्ट साइन की बारी है। साइन के आए हैं 35 मार्क्स। 35 मार्क्स यहाँ पर है, ठीक है, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल से दर्शाया है। ये हो गया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये जितने भी दर्शा रहे हैं ये हमारे अंक हैं, ठीक है। जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सभी हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मंतसा। मंतसा के 20 मार्क्स आ गए हैं, यानी कि कम आ गए हैं वार्षिक में उसके, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शमा। शमा के 45 मार्क्स आए हैं। देखिए एकदम से शमा ने 45 मार्क्स ले लिए हैं वार्षिक अंक में। ये देखिए वार्षिक परीक्षा में इसके 45 मार्क्स आ गए हैं। अब हम बार ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि छमाही अंक में विद्यार्थियों के कितने अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये हमारे दो इन्फॉर्मेशन को एक साथ दर्शा रहा है, वार्षिक परीक्षा के अंक को और छमाही परीक्षा के अंक को। तो हम इसको दोहरा दंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ कहेंगे। अब हम बार ग्राफ को देखते ही यह जानकारी बता सकते हैं कि स्वाति के अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 मार्क्स हैं और वार्षिक परीक्षा में उसके 30 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम देखते ही बार ग्राफ को उसकी जानकारी जो क्वेश्चन में दी है एकदम से स्पष्ट और सटीक हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिनिधि मान यानी कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि यानी केंद्रीय मान की आवश्यकता पड़ती है। पहला है इसमें हमारा टॉपिक माध्य यानी कि मीन। इस चीज़ के अंतर्गत हम लोग मीन, मीडियन, मोड और रेंज भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें माध्य यानी कि मीन। मीन का अर्थ होता है एवरेज यानी कि औसत। औसत क्या होता है? यदि हमें कोई चीज़ दी है, उन्हें उन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए और जितनी वो चीज़ हैं उतने से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो उसका वो औसत निकल कर आ जाता है। माध्य का फार्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। इसका डिवाइड में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि एक बल्लेबाज ने 3 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, तो 20, 10 और 15। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रंगों का माध्य बताइए, यानी कि इसका एवरेज बताना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी हमें नंबर दिए हैं उनको ऐड कर देते हैं और जितने हैं उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 20 + 10 + 15। और कितने नंबर हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तब हम इसको ऐड करेंगे। देखिए 5 है, इधर 0 जोड़ेंगे, इधर 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 45/3 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 3 × 3, 3 बचे 15, तो ये हमारे 15 रन ऐसे आए हैं कि यदि हम इन तीनों का एवरेज यानी कि माध्य निकालें तो क्या आएगा? हमारा 15 आएगा। और 15 वो संख्या निकल कर आई है जो कि इन्हें जोड़ने पर, उसी से डिवाइड करने पर बराबर बराबर भागों में बट रही है। यही हमारा माध्य है। सीधा सीधा माध्य जितनी संख्याएं दी हैं उनको जोड़ करके उतने से हम लोग उसको भाग कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें माध्यक यानी कि मीडियन। देखिए इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है मिड। मिड का मतलब होता है बीच, यानी कि जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई हैं ना
उनके बीच का अंक हमें बताना है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको। मान लीजिए हमें कुछ अंक दिए हैं, एक हमें 5 दिया है, ठीक है, 10 दिया है, 2 दिया है, और हमें यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ 20 दिया है। अब हमें ये पूछा है कि इनका मीडियन यानी माध्य क्या होगा, यानी कि इनका बीच क्या होगा। तो आप सीधा सीधा ऐसे करेंगे ना, 1 2 3 4 5, 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से, ये बीच में आ गया। लेकिन ये ऐसा तरीका गलत है। हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है या आरोही क्रम में लिखना है। अवरोही या तो हमें इसको घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर हमें देखना है कि उनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वो ही हमारा मीडियन यानी कि माध्यक होगा। देखिए हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। 2 हो गया सबसे छोटी संख्या, फिर हमारी 4 हो गई है, 4 के बाद 5 आती है, फिर 10 है, फिर 20 है। अब हम देखेंगे कि इसका बीच कहाँ पर है। 2 हमने ये छोड़ दिया, 2 इधर हमने ये छोड़ दिया, तो बीच में संख्या हमारी 5 आ रही है, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी, ईजिली हमें पता लग गया है कि 5 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। यदि कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए, देखिए यदि यही वाली संख्या ले लेते हैं, 2 है, 4 है, ठीक है, और 5 है, और यहाँ पर हमारा है 10 है, दूसरा भी हमारा 10 ही है, और 20 है। अब हमें इनके बीच का बताना है कि क्या है। देखिए पहले तो हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये लिखा हुआ है, देखिए 2 4 5 10 10 और 20। 2 हमने इधर से छोड़ दिए हैं, 2 हमने इधर से छोड़ दिए हैं, बचती 2 संख्या है हमारी, और हमने तो कहा था जो उसके बीच में आएगा वही हमारा मीडियन है। 2 संख्याएं तो नहीं होंगी, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। मीन्स कैसे, 5 + 10, और जितनी संख्याएं हैं उतने से ही इसको भाग कर देते हैं, तो ये आया है 15/2। जब हम इसको भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये 7.5 जो निकल कर आया है, यही हमारा यहाँ पर मीडियन यानी कि माध्यक है। देखिए यदि हमारी ओड दिए हुए हैं नंबर्स, तो बीच में आ जाता है, और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, वही हमारा आंसर है। यदि हमें इवन नंबर दिया हुआ है, यानी कि 2 आते हैं, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज निकाल कर जो भी संख्या आती है वही हमारा माध्यक होगा। बहुलक यानी कि मोड। मोड क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता क्या होती है कि जो नंबर सबसे अधिक बार आ रहा है, यानी कि वो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। माना हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं, 3 2 5 5 4 2 4 2 2। अब हमें कहा है कि इसका बहुलक बताओ। बहु का मतलब ज़्यादा, ठीक है, हमें ज़्यादा बार जो संख्या आ रही है वो हमें बतानी है। देखिए 3 को देखते हैं, पहले आप इसको ऐसा ही कर लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो सवाल और भी ईजी पड़ेगा। तो 2 है, ये 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो आप इसको ऐसे 4 बार लिख लीजिए। फिर 2 के बाद यहाँ पर दिया है 3, 3 हमारा एक ही बार आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा 4 2 बार आ रहा है, ये देखिए। फिर 5 हमारा 2 बार आ रहा है। अब हमें ईजिली देखने से पता चल रहा है कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी प्रेक्षणों की बारंबारता किसकी ज़्यादा है। 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि बहुलक हमारा क्या है, इसमें 2 है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या है उसको आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें परिसर यानी कि रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए कहाँ तक उसकी रेंज है, यानी कि सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर जो भी ज्ञात किया जाता है। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसकी
रेंज होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि माना हमें नंबर्स दिए हैं 5 है, 4 है, 10 है, 20 है और ये 40 है। हमें इनका बताना है, रेंज बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। हमें क्या देखना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से हमें लोएस्ट वैल्यू को घटाना है। हाईएस्ट हमारी 40 है और इसमें देखिए सबसे छोटा हमारा 4 है। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे ये हमारा 36 आएगा। यही इसकी रेंज है। रेंज बहुत इजी है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम यहाँ पर कॉइन यानी कि एक सिक्का लेंगे। यदि आपको कहा जाए कि एक सिक्का उछालो तो उसके परिणाम क्या होंगे, क्या परिणाम हो सकता है। इसके कितने पहलू होते हैं, इसके 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। इसको आम लैंग्वेज में चित या पट भी कह सकते हैं। अब हमें पूछा है कि हेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बताइए, तो इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मीन्स अनुकूल क्या होता है, जिसके बारे में हमें पूछा है उनकी संख्या लिखनी है, तो हेड की संख्या कितनी है यहाँ पर, एक ही तो है। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या यानी कि 2 परिणाम हो सकते हैं सिक्कों को यदि आप उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो उसका 2 हो जाएगा। तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता आएगी वो हमारी 1/2 आएगी, टेल की भी सेम ही आएगी 1/2 आएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं पासे का। आप पासे के कितने पहलू होते हैं, 6 पहलू होते हैं। एक में एक बना होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी ने खेला है, जैसे लूडो का पासा होता है उस तरह के पासे की बात कर रहे हैं। तो हमें पूछा है कि ये जो एक है ना इसकी प्रायिकता बताइए। तो आप देखिए ये हमारा फेवरेबल आउटकम है यानी कि 1, संख्या में कितना है 1 है और टोटल कितने हैं 6 है। तो इसकी जो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 1/6 हो जाएगी। इसी तरह से 2 की पूछे, 3 की पूछे, 4 की पूछे तो हर एक की 1/6 ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो फेवरेबल होगा जिसका पूछा है वो तो 1 है ना और टोटल हमारे 6 हैं तो 1/6 हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी हमारे अभ्यास प्रश्न में आएंगे। जैसे पूछ लेंगे कि एक डिब्बे में 6 कैंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं, तो संख्या 2 वाले कैंचे में इसमें कितनी प्रायिकता होगी, तो वही हमारी कितनी होगी 1/6 होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन का इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।